नमस्कार साथियों, मैं कुंवर पांडे राजस्थान बजट सारांश श्रृंखला के 2023-24 के तीसरी कड़ी में आज हम देखेंगे सड़क सुरक्षा के बारे में। जो कि लगातार ऐसा नहीं है कि इस बजट से ही प्रश्न आते हैं। जो आने वाला बजट है वो तो अभी बाद में आएगा, तो संबंधित जो बजट अभी तक जो रनिंग में है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं सड़क सुरक्षा, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। इसमें से बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बारे में बिल्कुल टू द पॉइंट जैसे जैसे सवाल आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार जो आपको नजर आ ही रहा है सामने टॉपिक सड़क सुरक्षा। तो सड़क सुरक्षा के संबंधित बजट में राज्य सरकार द्वारा 2023-24 के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यह राजस्थान बजट सारांश की तीसरी प्रमुख क्लास में से एक है, जो हम पहले दो युवा विकास कल्याण एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की क्लास ले चुके हैं। उसी श्रृंखला में ये तीसरी आज की क्लास है और टॉपिक है। तो आपको जैसे कि दिख रहा है सड़क सुरक्षा, तो सड़क सुरक्षा के बारे में इस बजट में क्या क्या प्रावधान किया गया है, प्रमुखतः उन बिंदुओं को हम देखेंगे जो कि आरएस से लेकर के स्कूल व्याख्याता, जूनियर अकाउंटेंट, सभी राजस्थान की जितनी भी समस्त परीक्षाएं हैं उनमें आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो सड़कों पर यातायात आवागमन के बढ़ने के साथ साथ सड़क दुर्घटना में जो वृद्धि देखी गई है उससे राज्य सरकार चिंतित है और इसको कम करने के लिए इस बजट में क्या क्या प्रावधान किया गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा के प्रभावी करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, जो कि मैंने आपको चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के टॉपिक में 3rd नंबर की जो योजना थी मुख्यमंत्री जीवन रक्षक योजना, वो लागू की है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, राज्य सरकार ने इस बजट में सड़क सुरक्षा से संबंधित मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना लागू की है। क्या? मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, जीवन रक्षक योजना क्या लागू की है? इसमें लागू की है। इसके अंतर्गत जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना है, मैंने आपको बताया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का जो दूसरा टॉपिक था उसके अंतर्गत जो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत और जो उसकी सहायता करता है, हॉस्पिटलाइज उसको कराते हैं, तो 5,000 रुपए एवं एक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार पहला बिंदु अपना रहा मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। दूसरा है सड़क सुरक्षा हेतु राज्य सरकार ने स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करने की घोषणा की है। क्या किया है राज्य सरकार ने? दूसरा टॉपिक, दूसरा जो बिंदु है इसमें सड़क सुरक्षा हेतु राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा हेतु राज्य सरकार ने
इस बजट में स्टेट रोड, इस बजट में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम जैसे ठोस कदम उठाने की घोषणा की है। जैसे ठोस कदम उठाने की घोषणा की है। आगे आपको समझ में, पहला बिंदु है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। इसमें क्या है? 5,000 रुपए और एक प्रशस्ति पत्र। क्या है? 5,000 रुपए एवं एक प्रशस्ति पत्र। कब? जब घायल को 24 से 72 घंटे में हॉस्पिटलाइज करने की सहायता करता है। जो भी व्यक्ति है उसको इस प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलता है। दूसरा है सड़क सुरक्षा हेतु राज्य सरकार ने इस बजट में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सेफ्टी इंस्टीट्यूट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है? मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें ये लागू किया गया, ये प्रमुख बिंदु हैं। तो ये 2 पॉइंट रहे रोड सेफ्टी के अकॉर्डिंग जो इस बजट में प्रावधान किया गया है। तो आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। इसी जो मैं आपको सारांश आपको बता रहा हूं बजट का, बजट तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, उसमें से प्रमुख बिंदु है जहां से क्वेश्चंस उठने की संभावना रहती है और ज्यादातर क्वेश्चंस जो पूछे भी जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 प्रमुख बिंदु इस सड़क सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं, हमने इस पर चर्चा की। अब आगे बढ़ते हुए तीसरा बिंदु जो प्रमुख है तो वो क्या है कि जिला स्तर पर जो भी सरकार ने इसमें प्रावधान किया है, आगे चलते हुए जो जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन करने के लिए ज्वाइंट टीम बनाई गई है। क्या बनाया गया है? सड़क सुरक्षा में तीसरा जो बिंदु है इसमें जिला स्तर पर कहां पर? जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स, रोड सेफ्टी टास्क फोर्स इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं RSTF का इसमें ज्वाइंट टीम बनाने का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? ज्वाइंट टीम गठन का प्रावधान किया गया है। तो आप नोट कर लीजिए, ये प्रमुख है। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, RSTF क्या है और इसमें किन लोगों को शामिल किया जाएगा।
अब जो इसमें शामिल रहेंगे आरएसटीएफ में, वो कौन कौन रहेंगे? एक तो प्रशासन, दूसरा है पुलिस, पुलिस के अधिकारीगण जो भी हैं, तीसरा है परवेन और पीडब्ल्यूडी। इन 4 विभागों को, 3 विभाग और एक प्रशासन, पूर्णतः संपूर्ण प्रशासन होता ही है। परवेन और चौथा है पीडब्ल्यूडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग। इस प्रकार ये तीसरा प्रमुख बिंदु अपना है आरएसटीएफ का। तो आरएसटीएफ की क्यों घोषणा की है, किस प्रकार की है, कौन कौन इसमें सम्मिलित है, इस संबंध में पूछा जा सकता है। चौथा है इसमें जो चौथा बिंदु है, समस्त बालवानियों में, समस्त बाल वाहिनी में कैमरे लगाने की घोषणा की गई है। क्या? कैमरे। तो ये नॉर्मल बिंदु है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। इसमें समस्त बाल वाहिनियों में कैमरे लगाने की घोषणा की गई, तो आप इसको नोट कर सकते हो आराम से। और इसमें से रोड सेफ्टी आरएसटीएफ क्या है और आरएसटीएफ में कौन कौन सम्मिलित है। बाल वाहिनी का तो जहां तक नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। और इसके अंतर्गत जो अगला बिंदु है, जयपुर जोधपुर में राजकीय ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग स्टेशंस खोले जाने का प्रावधान किया गया है। तो जयपुर जोधपुर में, जयपुर जोधपुर में, दिख रहा है ना आपको? जयपुर जोधपुर में राजकीय गवर्नमेंट ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग स्टेशंस का खोले जाने का प्रावधान किया गया है, खोले जाएंगे। तो पूछ सकता है आपसे कि ये जो फिटनेस स्टेशन सेंटर्स हैं कहाँ खोले जाएंगे। तो जयपुर जोधपुर। आ गया ना, आपने नोट कर लिया। मैं आराम से बिल्कुल आपको पढ़ा रहा हूं। ये तीसरी अपनी क्लास है, जो प्रमुखतः सार्थ है, जो बजट है, आप पढ़ के देखना बजट को, कितना आपको भारी भरकम देखने को मिला। लेकिन जो अपने काम की चीज है, मैं उनको इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। इसमें जो ज्यादा से ज्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और जब ये क्लासेस कंप्लीट है, कोई परीक्षा देखने को मिलेगी आपको, तो मैं आपको हूबहू प्रश्न जहां से उठते हैं, मैं आपको इन स्लाइड्स को शेयर करके भी बताऊंगा कि यहां से ये प्रश्न उठा है। तो आगे बढ़ते हुए जो अगला बिंदु है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगला जो बिंदु है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। क्या है? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। जनता को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री देने हेतु शुद्ध के लिए, ये प्रश्न पूछा भी गया है, युद्ध अभियान। क्या है? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, इसमें क्या है कि जनता को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिले, ऐसी सरकार की प्राथमिकता है, जिसमें मिलावटखोर जो होते हैं उसको किसी भी कीमत पर ना बख्शने का प्रावधान है। जो दूध माफिया हैं,
जो ये मिलावट मिलावट करते हैं आपको देखने को मिलेगी, उनके लिए ये प्रमुखतः शुद्ध के लिए युद्ध अभियान खोला गया है, इस बजट में प्रावधान किया गया है। तो इस का उद्देश्य क्या है? राज्य सरकार जनता को गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपभोग कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त शुद्धि के लिए युद्ध अभियान तो चलाया गया है, इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की भी स्थापना की गई है। क्या किया गया है? खाद्य सुरक्षा एवं इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की स्थापना करने का भी प्रावधान है, की भी स्थापना की जाएगी, की भी स्थापना की जाएगी। तो इसमें क्या है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान तो सरकार ने चला ही रखा है, उसके साथ साथ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की भी स्थापना की गई है, जिसमें 250 से अधिक फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की भी नियुक्ति की जाएगी, ऐसा इस बजट में प्रावधान किया गया है। और इतने पदों को भी सृजित किया गया है, FSO फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जो होते हैं। तो इस प्रकार ये प्रमुख बिंदु है अपना, जिसमें इसकी स्थापना की गई है। इसकी स्थापना की गई है, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय। आगे समझ में? अब आगे चले तो राज्य स्तर पर फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल कार्यालयों का एकीकरण कर कमिश्नरेट ऑफ फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल की भी स्थापना करने का प्रावधान इसमें किया गया है। राज्य स्तर पर क्या? राज्य स्तर पर फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल, क्या? फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल इकाई का एकीकरण कर फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल कार्यालयों का एकीकरण कर नोट कर लीजिए, राज्य स्तर पर फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल कार्यालय को एकीकरण करके कमिश्नरेट ऑफ फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल, क्या? कमिश्नरेट, जो ऊपर लिखा रखा है वो ये इंग्लिश में और ये हिंदी में है, बस इतना अंतर। कमिश्नरेट ऑफ
फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल। का भी प्रावधान किया गया है। तो उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए जन सामान्य में जयपुर में जन जागरूकता लाने के लिए फैसिलेशन मेडिएशन सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। तो जयपुर में फैसिलेशन मेडिएशन सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। तो इतना ये काम का नहीं है आगे का। तो ये प्रमुखतः दो बिंदु थे, शुद्ध के लिए युद्ध और ये फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल कमिश्नरेट की स्थापना, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की स्थापना। सेकंड चरण में जो संभाग स्तर है उस पर इन सेंटर्स की स्थापना हब एंड स्पोक मॉडल पर की जाएगी। सेकंड चरण में इन सेंटर्स की स्थापना हब एंड स्पोक मॉडल, क्या है, हब एंड स्पोक मॉडल पर की जाएगी। किनकी? द कमिश्नरेट ऑफ फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल्स। किसकी? द कमिश्नरेट ऑफ फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट में क्या है, जयपुर में उसकी स्थापना है, और सेकंड जो चरण है, फर्स्ट चरण में तो जयपुर में स्थापना की जा रही है, सेकंड चरणों में संभाग स्तर पर जो अपने 7 संभाग है राजस्थान के, उन पर हब एंड स्पोक मॉडल, क्या है, हब एंड स्पोक मॉडल, हब एंड स्पोक मॉडल, इस पर उसकी स्थापना की जाएगी। तो इस प्रकार से फर्स्ट जो बिंदु था चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, सेकंड जो बिंदु था उस प्रकार से आगे आगे शुद्ध के लिए युद्ध और हब एंड स्पोक मॉडल। इस प्रकार से हमने प्रमुख बिंदु जो सड़क सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में चर्चा की है। अब सड़क सुरक्षा का जो अंक है, जो टॉपिक है, उस बजट में बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन सारांश रूप में ये 4-5 चीजें हैं जो काम की हमने आपको बताई हैं, ये प्रमुखतः ही पूछी जाएंगी। क्या? जो ये 4-5 चीजें हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना और स्टेट रोड सेफ्टी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम IITMS को विकसित किया गया है। दूसरा है जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टेस्ट टास्क फोर्स RSTF, जो था मैंने आपको बताया था RSTF में कौन कौन सम्मिलित है, और जयपुर जोधपुर में राजकीय ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग स्टेशंस। तो प्रमुखतः इस सड़क सुरक्षा में हमने इन 4-5 चीजों को जो कवर किया गया है, शुद्ध के लिए युद्ध, कमिश्नरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल एंड फूड सेफ्टी, तो इस प्रकार ये 4-5 बिंदु हैं, इनसे ही लगभग सवाल पूछे जाएंगे। आप ये निश्चिंत रहिए, यहीं से ही सवाल पूछे जाते हैं। राजस्थान बजट सारांश की बहुत उपयोगी श्रृंखला है, इसके लिए आप लगातार जुड़े रहिए हमसे। अगर आवाज में या किसी में कोई मैटर में कोई कमी हो तो आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं, जो लाइव भी चल रहा है हमारा। इस प्रकार से हब एंड स्पोक मॉडल आपको समझ में आ गया, सड़क सुरक्षा समझ में आ गई। अब अगला जो बिंदु है, अगला जो टॉपिक है, सामाजिक सुरक्षा। क्या है? सामाजिक सुरक्षा। क्या है? सामाजिक सुरक्षा। इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, मैं इसके बारे में बिंदुवार आपको बताऊंगा। राज्य सरकार द्वारा इस बजट में 2023-24 का अभी
करंट में रनिंग है, अगला भी फरवरी में पेश किया जाएगा 2024-25। तो उससे पहले जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें बजट से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो इसी बजट से आपको देखने के मिलेंगे, जो जिसमें प्रमुख टॉपिक है। पहला युवा विकास कल्याण हमने श्रृंखला में कंप्लीट कर लिया है, दूसरा कर लिया चिकित्सा और स्वास्थ्य का, तीसरा सड़क सुरक्षा का, और अब चौथा टॉपिक है ये सामाजिक सुरक्षा। इसमें जो भी प्रमुखतः बिंदु हैं उनके बारे में हम चर्चा आपसे करेंगे। इस प्रकार जो सामाजिक सुरक्षा है उसमें क्या क्या प्रावधान राज्य सरकार द्वारा इस बजट में किए गए हैं, तो इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो सामाजिक सुरक्षा का टॉपिक है उसमें प्रमुखतः बिंदुवार समाज में आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े जरूरतमंद असहाय वर्गों तथा परिवारों को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं यथा पेंशन, जो भी स्कीम्स हैं जो जन कल्याण के लिए लाभकारी हैं, उनके बारे में जो भी प्रावधान किया गया है राज्य सरकार द्वारा बढ़ोतरी का, उसके बारे में हम चर्चा अब करेंगे। पेंशन रोजगार हेतु ओबामा जी का एक कथन था, मुझे याद आता है कि वृद्धजन को उम्र भर सेवा के पश्चात यदि ससम्मान सेवा निवृत्त नहीं किया गया तो उसकी जो सेवा है, उसने जो 60 वर्ष तक सेवा की है उसका उसको प्रॉपर सम्मान नहीं मिला। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं श्री बराक ओबामा जी, उन्होंने इस कथन को कहा था। तो ये सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कथन माना जाता है। पूरे प्रदेश में लगभग 90 लाख से अधिक लाभार्थी हैं जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेते हैं। कितने हैं? राजस्थान में 90 लाख, राजस्थान में 90 लाख पेंशनधारी सामाजिक सुरक्षा का लाभ लेते हैं। सामाजिक सुरक्षा का लाभ लेते हैं। तो टोटल पेंशनर्स की जो संख्या है वो है राजस्थान में 90 लाख। ये तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया है महात्मा गांधी मिनिमम गारंटेड स्कीम। क्या है? महात्मा गांधी मिनिमम गारंटेड स्कीम, जिसमें 125 दिवस की प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है। ये क्वेश्चन न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला क्वेश्चन अभी पूछा गया है, अभी कंपटीशन पूछा गया है कि कौन सा वो राज्य है जो न्यूनतम आय की गारंटी देता है। तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं जो अभी पूछा गया है कंपटीशन में। न्यूनतम, ये प्रश्न था, आय की गारंटी देने वाला अभी कुछ दिनों पहले कंपटीशन एग्जाम में आया है, राज्य है। तो एक राजस्थान, दूसरा एमपी, तीसरा गोवा, चौथा आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से उसमें ऑप्शंस थे। तो इसमें आप बताइए क्वेश्चन कौन सा, आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। इस प्रकार इसमें जो आंसर है क्वेश्चन का वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला कौन है? राजस्थान। तो ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है। तो इस प्रकार से किसके अंतर्गत देते हैं ये? महात्मा गांधी मिनिमम गारंटेड स्कीम। किसमें देते हैं? महात्मा गांधी मिनिमम गारंटेड स्कीम। क्या? 125 दिवस का रोजगार, 125 दिवस का
रोजगार। इस प्रकार से ये सामाजिक सुरक्षा का ये टॉपिक है। इसमें कैसे क्वेश्चन आया वो भी मैंने आपको बताया है, और किस प्रकार ये स्कीम है, इसके अंतर्गत ये लाभ दिया जाता है। इस बजट में राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी मनरेगा, जिसको अपन कहते हैं, हमारे गांव में जो संचालित होती है ग्राम स्तर पर, महात्मा गांधी नरेगा गारंटेड स्कीम, जो पूर्व में चालू की गई थी, उसमें 100 दिवस का रोजगार देने का प्रावधान है। लेकिन राज्य सरकार ने इस बजट में 25 दिवस एक्स्ट्रा अतिरिक्त, क्या 25 दिवस एक्स्ट्रा देने का प्रावधान किया है। मनरेगा मैं इसके अतीत पर नहीं जा रहा, कहां से स्टार्टिंग हुई, कैसे हुई, लेकिन इस बजट में मनरेगा में जो नवीन प्रावधान दिए गए हैं उसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। तो 100 तो पहले थे ही मनरेगा में, 100 दिवस का रोजगार। दिवस का रोजगार इसमें मिलता ही है। इस बजट में 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार देने का प्रावधान किया गया है। 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार देने का प्रावधान किया गया है। का प्रावधान शहरिया कथौड़ी, ये राजस्थान की जनजाति हैं, उन हेतु शहरिया कथौड़ी एवं विशेष योग्यजन हेतु 100 के स्थान पर 200 दिन का प्रावधान किया गया है। एवं विशेष योग्यजन हेतु 100 दिवस के स्थान पर 200 दिवस का प्रावधान किया गया है। इसका प्रावधान किया गया है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो 100 दिवस प्लस 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार, शहरिया कथौड़ी एवं विशेष जंग हेतु 100 दिवस के स्थान पर 200 दिवस का रोजगार इसमें दिया गया है मनरेगा के अंतर्गत। इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, और ये शुरुआत इसकी 2006 आंध्र प्रदेश में हुई थी, वो सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इनको बता नहीं रहा। जो ये काम की चीजें इस बजट से संबंधित है वो मैंने आपसे इसमें नोट कराई है, और जो प्रमुख बिंदु हैं जहां से सवाल पूछा जा सकता है, इनके बारे में अपन ने चर्चा की है। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समाज जो लाभान्वित हैं उनको सामाजिक उनको अभी तक तो क्या है कि 500 750 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अब क्या है 1000 रुपए का प्रावधान किया गया है, जो 1 जुलाई 2023 से लागू किया गया है। तथा उसमें क्या है कि प्रतिवर्ष 15% की भी बढ़ोतरी का प्रावधान इस बजट में किया गया है। कितना? 15% वृद्धि स्वतः होगी हर प्रतिवर्ष। तो जो भी है 1000 है तो उसमें 15% आप जोड़ दिए गए, वो अगली साल मिलेगी आपको। इस बजट में ऐसा प्रावधान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के लिए जो पूर्व में 500 से 750 रुपए मिलते थे,
के स्थान पर 1,000 रुपये पेंशन का प्रावधान किया गया है। इसमें दूसरा जो है, इस जो पेंशन स्कीम है उसमें स्वतः है प्रति वर्ष कितना, स्वतः प्रति वर्ष 15% की बढ़ोतरी होगी। कितनी होगी? 15% की बढ़ोतरी होगी। तो इसमें कथन भी बना सकता है वो पूछने वाला, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पहले कितने मिलते थे, अब 1,000 का प्रावधान है, कितनी वृद्धि हुई? कथन 1, कथन 2, कथन 3, इसमें कौन सा सही है? इस प्रकार इसमें पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख अपनी सामाजिक सुरक्षा पेंशनों में जो भी चीज थी मैंने आपको बताई। इसमें क्या है कि जो लाभार्थी हैं उनको पूर्व में जो मिलते थे 1,000 रुपए का, इतना नया प्रावधान किया गया है और स्वतः इसमें प्रतिवर्ष 15% की बढ़ोतरी होगी। इसके बारे में हमने चर्चा की। अब आगे आपने बिल्कुल नया टॉपिक है गिग वर्कर्स। यदि आप लोग जानते हैं तो उसमें कमेंट कीजिएगा। गिग वर्कर्स होते क्या हैं? GIG वर्कर्स कौन है? GIG वर्कर्स, गिग। इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। गिग वर्कर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं, किस प्रकार का काम करते हैं? गिग वर्कर्स हैं जो, तो वर्तमान में जो ओला, उबेर, जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनियां हैं उनमें अमेजन संविदा पर ट्रांजैक्शन के माध्यम से जो काम करते हैं उनको जो जोड़ा गया है इन कंपनियों में, तो उनको गिग वर्कर्स का नाम दिया गया है। क्या दिया गया? गिग वर्कर्स। कौन है? वर्तमान में ओला, उबेर, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, डिलीवरी, अमेजन में पर ट्रांजैक्शन, किस हिसाब से? पर ट्रांजैक्शन, प्रति ट्रांजैक्शन, कितने? प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से संविदा पर जो कार्य करते हैं उनको गिग वर्कर्स की श्रेणी में लिया जाता है। उनको गिग वर्कर्स ये बिल्कुल नया है और आपसे पूछा भी जा सकता है। मैं इस वजह से इसको नोट करा रहा हूं, इस बजट में इसके बारे में भी प्रावधान किया गया है। तो गिग वर्कर्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। ओला, उबेर, जोमेटो, फ्लिपकार्ट और डिलीवरी, अमेजन में पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से जो कार्य करते हैं उनसे गिग वर्कर्स की श्रेणी का निर्माण होता है। इस प्रकार से इनको गिग वर्कर्स कहा जाता है। इसमें जो दूसरा है गिग वर्कर्स से जो ये वर्कर्स हैं इनसे इकोनॉमी का भी दायरा बड़ा है। गिग वर्कर्स से इकोनॉमी का दायरा भी बड़ा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा और जो जानते हैं वो कमेंट कीजिएगा इसमें YouTube पे जो गिग वर्कर्स क्या होते हैं और इनके लिए इस बजट में क्या प्रावधान किया गया, मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। आपके समझ में आ गया होगा गिग वर्कर्स
कौन कौन सी श्रेणी है और इनका क्या कार्य है। जो पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से जो प्राइवेट कंपनियां हैं इनको अनुबंधित करती हैं उनको गिग वर्कर्स की श्रेणी में गिना जाता है। ऐसे वर्कर्स को शोषण से बचाने व आर्थिक संबल प्राप्त करने के लिए आपको आवाज आ रही है और दिख रहा है ना सही। ऐसे वर्कर्स को शोषण से बचाने आर्थिक संबल प्राप्त करने की दृष्टि से गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा। तो आ गया ना आपसे, अधिनियम कौन सा लाएगा, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट। आगे चलते हैं, नोट कर लिया ना आपने। गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट का प्रावधान इसमें किया गया है। क्यों किया गया है, आर्थिक संबल एवं इन कर्मचारियों को कंपनियों के शोषण से बचाने हेतु आगे इसमें गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट और गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की भी स्थापना की जाएगी। क्या, गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की भी स्थापना। इसका बजट वगैरह मैं आपको नहीं बता रहा, वो अपने काम की चीज नहीं है, की जाएगी। इस प्रकार से और 200 करोड़ राशि के साथ साथ गिग वर्कर्स एंड डेवलपमेंट फंड का भी गठन किया गया है। तो तीन चीजें हैं इसमें, 200 करोड़ की लागत से गिग वर्कर्स वेलफेयर फंड का भी गठन। आगे ना गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट और गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और गिग वर्कर्स वेलफेयर फंड, इस प्रकार ये तीन चीज हैं जो गिग वर्कर्स के लिए इस बजट में प्रावधान की गई है। अब जो अगला है, जो श्रमिक हैं उनके लिए भी एक योजना का इसमें प्रावधान है, तो वो मैं आपको बता देता हूं, लास्ट है अपनी योजना, इसके बाद में अपना टॉपिक समाप्त होगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक संबल योजना। तो इसमें क्या प्रावधान है वो मैं आपको बताऊंगा, क्या इस बजट में क्या प्रावधान इसमें किया गया है। तो जो पंजीकृत श्रमिक हैं, कौन, पंजीकृत श्रमिक स्ट्रीट वेंडर जिसको रेडी पटरी वाले अपन नाम देते हैं, तो उनके परिवारों को 25 से 60 वर्ष के सदस्यों के हॉस्पिटलाइजेशन की
दौरान उनकी दैनिक मजदूरी जो समाप्त हो जाती है, उस हेतु जो भरण पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा ऑटो डीबीटी, क्या है, ऑटो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 7 दिवस तक 200 रुपए प्रतिदिन सहायता प्रदान की जाती है। तो पंजीकृत श्रमिक, पंजीकृत श्रमिक स्ट्रीट वेंडर्स, पंजीकृत श्रमिक के परिवारों के 25 से 60 वर्ष जिनकी उम्र है, सदस्यों को हॉस्पिटलाइज मतलब बीमार, भर्ती अस्पताल में जो हो जाते हैं, होने पर राज्य सरकार द्वारा दैनिक मजदूरी समाप्त हो जाती है उनकी, होने पर दैनिक मजदूरी समाप्त होने के कारण, क्योंकि वो डेली कमाते हैं डेली खाते हैं, दैनिक मजदूरी समाप्त होने के कारण इस योजना का संचालन किया गया है। होने के कारण सरकार द्वारा इसमें बिना प्रार्थना पत्र के क्या प्रावधान किया, कोई प्रार्थना पत्र नहीं देना उसमें, बिना प्रार्थना पत्र के ऑटो डीबीटी, ऑटोमेटिक डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा उसमें, बिना प्रार्थना पत्र के ऑटो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको लाभ मिलना है उसके डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा, ये के माध्यम से 7 दिवस तक कितना, 7 दिवस तक आ गया आपको समझ में। इसमें है 7 दिवस तक 200 रुपए प्रतिदिन का प्रावधान किया गया है और सहायता करने का प्रावधान किया गया है, तक 200 रुपए, कितना, 200 रुपए प्रतिदिन, तो कितने हो गए, 1400 रुपए हो गए। यदि कोई जो श्रमिक है वो भर्ती हो जाता है तो इससे बड़ी सहायता क्या हो सकती है, उसको घर बैठे 7 दिनों तक सरकार ने इसमें प्रावधान किया गया है। ये इस प्रकार से अपनी मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना रही, जो हमने आपको बताया। जैसे भी कोई मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना का लाभ लेना चाहता है, कोई दैनिक मजदूरी करता है, स्ट्रीट वेंडर है, यदि कोई बीमार हो जाता है आकस्मिक रूप से, तो उसको ऑटो डीबीटी के माध्यम से 7 दिवस तक 200 रुपए का राज्य सरकार द्वारा वहन करके उसको लाभ दिया जाता है, जिससे उसका जीविका पोषण, आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त नहीं हो। इस प्रकार से हमने इस योजना के बारे में पढ़ा और मैं आपको बता देता हूं इसका प्रमुख जो इसमें है क्या क्या है। पंजीकृत श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर्स इस मुख्यमंत्री श्रमिक संबल योजना में है। 25 से 60 वर्ष उम्र के सदस्यों के क्या होता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, तो दैनिक मजदूरी समाप्त होने के कारण बिना प्रार्थना पत्र के ऑटो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 7 दिवस तक 200 रुपए प्रतिदिन सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार ये मुख्यमंत्री श्रमिक संबल योजना रही। इसी क्रम में लास्ट थी हमारी एक और पॉइंट है इंदिरा रसोई योजना, जो हम पढ़ा चुके हैं आपको। सर्वप्रथम कोरोना में जो सरकार द्वारा
योजना का संचालन किया गया था, जो 8 रुपए पर सस्ती दर पर भोजन दिया जाता है। तीसरा एक प्रमुख पॉइंट है, सफाई कर्मचारियों के लिए वाल्मीकि कोष की भी इसमें स्थापना की गई है। क्या है? सफाई कर्मचारियों के लिए वाल्मीकि कोष की स्थापना का प्रावधान। ये प्रमुख बिंदु थे। इसने अपनी सड़क सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आज जो हमने चर्चा की, शुरुआत से आप देखिएगा बिल्कुल टू द पॉइंट। आप बजट पढ़ के देखना, बजट कितना बड़ा होता है, उसमें सारांश हम निकाल के दे रहे हैं आपको, बिल्कुल जहां से क्वेश्चन उठने की संभावना रहती है। राजस्थान की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, आरएस हो या जूनियर अकाउंटेंट हो या आईए हो या किसी भी प्रकार की कोई फर्स्ट ग्रेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यहां तक कि वो मैटर आपसे साझा किया जा रहा है जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, प्रामाणिक है और सटीक है, विश्लेषण क्षमता युक्त है। इस प्रकार हमने आज इस क्लास में चर्चा की, प्रमुख बिंदु थे, हमने इसके माध्यम से चर्चा की। आपका सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में कल। थैंक यू वेरी मच।